हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ क्लास 5 के कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो का सेकेंड पार्ट, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो के पिछले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने जाना था कुछ बेसिक्स डेवलपमेंट हमारे सबसे पहले कैसे हुए थे। चार्ल्स बेबेज कौन थे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों बोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। अब हम लोग इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स आए, कब आए और कौन कौन से टेक्नोलॉजी का किस जनरेशन में यूज किया गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकेंड पार्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस इन फेज, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे कंप्यूटर का किस किस फेज के थ्रू हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे है ईच फेज इज वर्क मार्क बाय डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारा जो भी फेज है, जितने भी जनरेशन को हम लोग इन टर्म्स हम लोग क्या फेज भी बोल सकते हैं जनरेशन को, ठीक है। हर एक फेज जो हमारा आया था, जितने भी फेज हमारे आए थे, कुछ ना कुछ अलग टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारा ये फेज आया था, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजिकल innovations and development of computers is divided into 5 generation। तो हम जितने भी डेवलपमेंट्स हमारे बीच में हुए, जितने भी इनोवेशंस हमारे बीच में हुए, इन सब चीज़ों को हम लोग 5 जनरेशन्स में कैटेगराइज किए हैं। हम लोग सिंपल टर्म में भी ये भी बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ध्यान में रखते हुए हमारे कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स होते हैं टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के माध्यम से, तो आप बताएंगे कि सर मेरा 5 जनरेशन हमारे कंप्यूटर में आया था, और पाँचों जनरेशन क्या क्या थे, कब कब आए, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, जो आप वो सब पढ़ के आप किसी को भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कब आया, तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1946 से 1955 के बीच में हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था। बच्चों हम लोग इसको 1946 नहीं बोल के 1940s बोलेंगे, यानी कि 1940 बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में एक करेक्शन यहाँ पे करने की ज़रूरत है, आपके बुक में गलत लिख के दे दिया गया है 1940। हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1940 में ही आया था, और ये फर्स्ट जनरेशन हमारा 1955 तक चला था, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें लाइन बाय लाइन समझेंगे क्या क्या होता है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कम्स इनटू एग्जिस्टिंग बाय द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के साथ डेवलप किया गया, यानी कि हमारे फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या था, वैक्यूम ट्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई थी, तो आप क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब। दीज कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्कुलेटी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, यानी कि हमारा हमारा जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ क्यों करता था, सर्कुलेटी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। हमारा वैक्यूम ट्यूब सर्कुलेटी और मैग्नेटिक ड्रम जो हमारा होता था वो मेमोरी के लिए काम किया था। मेमोरी यानी कि रैम या रोम या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स वेयर यूज टू सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज कंप्यूटर्स वेयर यूज टू सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, यानी कि हमारा ये कंप्यूटर था वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए था, एट अ टाइम, यानी कि एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता था, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। अब यहाँ पे देखते हैं इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड एंड पेपर टाइप। अब ये पंच कार्ड क्या होता है और पेपर टाइप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। पंच कार्ड हमारे पास एक कार्ड की तरह होता है, जैसे कि हम लोग एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, उस समय में वो पंच कार्ड एक आया करता था, लेकिन एटीएम कार्ड से कुछ ज़्यादा ही बड़ा उसका साइज हुआ करता था, ठीक है। या पेपर टेप आया करता था। तो हम लोग इनपुट उस पर एक कोड जनरेट करते थे, वो हम लोग इसके बारे में बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ है।
तो आप इतना जानिए कि हमारा पंच कार्ड एक तरह का कार्ड हुआ करता था, जिस पे कुछ ना कुछ जो प्रोग्रामर होते थे या कंप्यूटर यूजर होते थे वो इन्फॉर्मेशन उस पर लिखते थे। अब वो कैसे लिखा जाता है इसको बताने के लिए आपको कम से कम 12th पास करना होगा, तब जाके इसके बारे में आपको मैं अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। ठीक है, तो जब आप आगे की क्लास में जाएंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये पंच कार्ड कैसे लिखा जाता था। ठीक है, तो ये पेपर टाइप या पंच कार्ड से वहाँ पे इनपुट लिया जाता था। अब आगे है एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स, यानी कि जो हमारा आउटपुट होता था वो प्रिंट आउट के रूप में आता था। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर से या प्रिंटर से अपना प्रिंट आउट लेते हैं, वैसे ही हमारा आउटपुट उससे पहले आया करता था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इन 1946 द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड इनियास। ठीक है, यानी कि 1946 में हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, जिसको हम लोग इनियास बोलते हैं। ठीक है, अब इनियास क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इनियास का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे में आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी कि इनियास का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, was developed and it was the starting point of the current generation of computer। यानी कि 1946 में हमारा इनियास कंप्यूटर जब आया था तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट था, यानी कि हमारा सबसे पहला कंप्यूटर इनियास आया और ये हमारा सबसे स्टार्टिंग था। इसके बाद हमारे पास कुछ और कंप्यूटर्स आए जिसको हम लोग यूनिवैक भी बोलते हैं, इडवैक भी बोल सकते हैं, इनियास भी बोल सकते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, यूनिवैक, इडवैक और इनियास। इनियास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इडवैक के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इडविक का फुल फॉर्म होता है। अब यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये हमारा यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यूनिफाइड का फुल फॉर्म, इनियास का फुल फॉर्म और इडवैक का फुल फॉर्म, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसे अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट्स की जगह अवश्य लिखेंगे। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ नोट्स में लिखने के लिए वो एकदम नोट्स में होना चाहिए, मैं इसे चेक ज़रूर करूँगा आपके क्लासेस में। ठीक है, तब ये तो हमारा लॉन्च हो गया, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हुआ? नहीं बच्चों, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ इसके बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ डिस्कस किए थे, ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, यानी कि हमारा ये जो कंप्यूटर था एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो हमें कंप्यूटर की जो ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत थी जो एक समय में मोर देन वन काम करे। ठीक है, और दूसरा था कि हमारा कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ नीचे डिसएडवांटेज में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, दीज कंप्यूटर्स वेयर ह्यूज इन साइज एंड यूज टू ऑक्यूपाई इंटायर रूम, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो था बहुत ही बड़ा साइज में हुआ करता था और एक कंप्यूटर रखने में लगभग एक रूम पूरा ऑक्यूपाई करता था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड यूज अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा जो कंप्यूटर हुआ करता था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि इसका वैक्यूम ट्यूब से चलता था, ये आप लोग जानते ही हैं। वैक्यूम ट्यूब अगर फ्यूज़ कर जाता है तो उसको लगवाने में बहुत सारे कॉस्ट आते थे और साथ साथ हमारा जो कंप्यूटर था मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तो तीसरा पॉइंट है, दीज कंप्यूटर्स जनरेटेड ए लॉट्स ऑफ हीट विच कॉज प्रॉब्लम ऑफ देयर पार्ट्स, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर था बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, ज़रूरत से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, जिसके कारण क्या होता था कि इसका जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होता था, यानी कि जो भी पार्ट्स हमारे कंप्यूटर का होता था वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है, द यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू बिजनेस क्लाइंट द यूएस चेंसस ब्रूनो इन 1951, यानी कि हमारा यूनिवैक सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि कॉमर्शियल कंप्यूटर था और किसको, एक बिजनेस क्लाइंट को यूएस में डिलीवर किया गया था। यूएस यानी कि मतलब अमेरिका में डिलीवर किया गया था। कब डिलीवर किया था? 1951 में किया गया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में।
इसको बहुत ध्यान से बच्चे आप सुनेंगे और ये सारे जनरेशन को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बारे में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा या क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जो हमारा है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें ट्रांजिस्टर के साथ आया था। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कुछ इस तरह का दिखता था। आपके स्क्रीन के राइट साइड में आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, जो इमेज है ये हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का दिखता था। ठीक है, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को हटा के यूज किया गया इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। द ट्रांजिस्टर वेयर फॉर बेटर देन वैक्यूम ट्यूब, हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो वैक्यूम ट्यूब से कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। अलाउिंग कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट, जो हमें अलाउ करता था क्या, कंप्यूटर को कैसे करने के लिए क्या बोलते हैं, बहुत थोड़ा छोटा होने में, फास्ट होने में, सस्ता होने में और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी एफिशिएंट करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था। ठीक है, दिस मेड दीज कंप्यूटर्स मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और हमारा एनर्जी एफिशिएंट था और हीट भी कम प्रोड्यूस करता था, तो ये थोड़ा रिलायबल यानी कि कुछ टिकाऊ टाइप का कंप्यूटर हमारा बन के आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स स्टील रिलेड द पोस्ट कार्ड एंड इनपुट एंड प्रिंट आउट फ्रॉम आउटपुट। ठीक है, और हम जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है सब कुछ तो ठीक हुआ, लेकिन हमारा जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट जो हुआ करता था वो सेम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के जैसे, जैसे इससे पंच कार्ड के थ्रू हमारा इनपुट होता था और आउटपुट हमारा प्रिंट आउट के जरिए होता था। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे था ही। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, कौन कौन से कंप्यूटर हमारे सेकेंड जनरेशन में आए थे, इसके बारे में ज़रा हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर NCR 304, यानी कि हमारे कंप्यूटर का एक मॉडल नंबर है NCR 304, नेशनल कैश रजिस्टर। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है IBM 605। IBM 605 भी हमारा एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया था इसका कुछ ड्रॉबैक भी था, यानी कि कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या क्या थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दीज कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड constant air conditioning as the transistor to generated a lot of heat। ये जो हमारा कंप्यूटर था इसके लिए हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी, यानी कि AC की ज़रूरत होती थी, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर भी वैक्यूम ट्यूब की तरह ही हीट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, अगली पॉइंट पे हम लोग आते हैं। दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव मेनली बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और हम कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा जो था वो क्या लेके आया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा ट्रांजिस्टर को रिड्यूस किया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का मतलब ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं ये हमें ट्रांजिस्टर का दिख रहा होगा बच्चों। तो आप बोलेंगे सर आप तो सेकेंड जनरेशन में भी बताया कि ट्रांजिस्टर का यूज होता है, लेकिन मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ थर्ड जनरेशन में भी हमारा ट्रांजिस्टर का ही यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज किए गए। इस ट्रांजिस्टर का साइज़ थोड़ा सा छोटा किया गया। ठीक है, छोटा किसके हेल्प से किया गया, सिलिकॉन चिप के। सिलिकॉन चिप सेमीकंडक्टर होता है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आप साइंस में पढ़े होंगे। इस सिलिकॉन चिप के हेल्प से इसका साइज को थोड़ा सा छोटा किया गया। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी कम टू बी नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग IC भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे थर्ड जनरेशन में IC के साथ हमारा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, these computer were user interactive and used keyboard and monitor as input and output devices। जब हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड या मॉनिटर का भी यूज कर सकते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है बच्चों, द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी drastically increased the speed and efficiency of these computer। जैसे ही हमारे कंप्यूटर में IC का यूज होना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ने लगा। ठीक है,
आगे का लाइन है, कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम कम इन द रीच ऑफ कॉमन मैन्स एज बिकम स्मॉलर एंड चीपर देन प्रीवियस जनरेशन। अब जो हमारा थर्ड जनरेशन आया था, तो ये कंप्यूटर हमारे नॉर्मल आदमी के पास या कॉमन मैन के पास आना शुरू हुआ, क्योंकि ये कंप्यूटर कुछ ज़्यादा ही सस्ता भी हुआ करता था और क्या होता था, छोटा हुआ करता था, जो कि एक कॉमन आदमी अपने घर में रख सकता था और आसानी से खरीद भी सकता था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। अब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हमारा कब से कब तक चला, 1975 से 1985 तक चला। बच्चों मैं सेकेंड और थर्ड जनरेशन का ईयर नहीं बता पाया हूँ, मैं गलती से छूट गया होगा बताना, तो आप उसके बगल में यहाँ पे जहाँ मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी डेवलप इन द प्रीवियस जनरेशन वाज फर्दर इम्प्रूव, यानी कि जो हमारा आईसी टेक्नोलॉजी था उसको थोड़ा सा और क्या किया गया, डेवलप किया गया, जो कि थर्ड जनरेशन में आया था उसको थोड़ा और डेवलप किया गया, और साथ में एक और फीचर के साथ इसको लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको एलएसआई बोलते हैं, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग वीएलएसआई बोलते हैं। एलएसआई और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि मोर देन वन ट्रांजिस्टर को एक जगह एक सिंगल चिप पे लगा के हम लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज किए, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाने। यानी कि हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ये एक चिप के हेल्प से चलता था, लेकिन हमारा जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वैसे ऐसे मोर देन वन यानी कि 2 4 5 10 चिप को एक साथ एक सिंगल चिप पे अरेंज करके उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ये किसके साथ इंट्रोड्यूस किया गया, फोर्थ जनरेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ लिखा हुआ है 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर बिल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी कि हमारा 1000 ऑफ सिलिकॉन चिप, जो 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स, 1000 ऑफ आईसी एक सिंगल चिप पे अरेंज किए गए थे, एक सिलिकॉन के सिंगल चिप पे अरेंज किए गए थे, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर ही बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द इंटेल 4004 चिप डेवलप इन 1971। अब यहाँ पे इंटेल 4004 क्या होता है, इंटेल 4004 हमारे माइक्रो प्रोसेसर का एक जनरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल नंबर है, जैसे कि हमारे गाड़ियों का मॉडल नंबर होता है, मोबाइल का मॉडल नंबर होता है, वैसे ही हमारे प्रोसेसर का भी एक मॉडल नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा पहला मॉडल नंबर इंटेल का 4004 हुआ करता था, जो कि 1971 में लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया। लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के लोकेट करते थे। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स वन ऑन ए सिंगल चिप, यानी कि सारा जो प्रोसेसिंग होता था सेंट्रल सीपीयू का, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट सारा एक सिंगल चिप में होता था। दीज कंप्यूटर्स वुड बी लिंक टुगेदर टू फ्रॉम नेटवर्क्स, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर था ये हमारे नेटवर्क से भी जुड़ सकता था और आसानी से जुड़ता था। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड दिया गया है 1975 से 1985 दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेंगे। 1985 ना हो करके ये ऑनवर्ड, यानी कि हमारा कंप्यूटर अभी भी चल रहा है। यहाँ ऑनवर्ड हमने अपने माउस से लिखा है बच्चों, ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा नहीं पा रहा है, आप इसको ध्यान देंगे, आप ऑनवर्ड लिख लेंगे, यानी कि अभी तक। ऑनवर्ड का मतलब होता है कि अभी तक ये चल ही रहा है। अभी हमारे जो जनरेशन चल रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ, वो क्या है मैं फिफ्थ जनरेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन 1974 से 1985 ना होकर के 1975 से ऑनवर्ड्स आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक लाइन यहाँ था विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, यानी कि ये जब हमारा जनरेशन आया तो हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट का डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी कि इससे पहले हमारे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है बच्चों, अब है फॉर द जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसके बाद के जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं वो अब GUI इंटरफेस के थ्रू
GUI डेवलपमेंट करना शुरू किए। यानी GUI का मतलब होता है जो अभी आप नॉर्मल कंप्यूटर में देखते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, यानी कि कलरफुल डिस्प्ले, ये सब कुछ अब हमारे कंप्यूटर में आने लगा है, इसको हम लोग GUI बोलते हैं। लेकिन 4th जनरेशन से पहले हमारा कंप्यूटर GUI नहीं हुआ करता था, वहाँ कोई मॉनिटर नहीं हुआ करता था, ठीक है। द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज सच एज लैपटॉप एंड पाम टॉप। अब इसके साथ साथ जैसे ही हमारा 4th जनरेशन आया, हमारे कंप्यूटर में माउस भी आने लगे और लैपटॉप भी आने लगे, मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, पाम टॉप भी होता है। पाम टॉप एज ए जैसे कि हम लोग टैबलेट देखते हैं, कुछ उसी तरह का हमारा पाम टॉप हुआ करता था, ठीक है बच्चों। तो हमारा अब 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन क्या है? 5th जनरेशन के बारे में आप लोग बच्चों अच्छे से जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा 5th जनरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होल्ड करते हुए 1985 में लॉन्च किया गया था, और ये भी हमारा अभी तक चल ही रहा है। इसको भी हम लोग ऑनवर्ड ही बोलेंगे, 1985 से ऑनवर्ड बोलेंगे। और ये हमारा जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, उसमें उसके साथ मिल के एक 5th जनरेशन हमारा डेवलप किया गया था, यानी कि 4th जनरेशन प्लस एक और चीज़ उसमें ऐड किया गया था, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। वो उसके साथ हमारा 5th जनरेशन बन गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन समझाते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि 5th जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंज्यूम करता है, अपने पास वो पावर रखता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करे। एंड आर स्टिल इन डेवलपमेंट, और ये हमेशा अभी भी डेवलपमेंट के ही फेज में है, अभी भी इसका डेवलपमेंट हो ही रहा है। द गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इन द इज़ टू डेवलप डिवाइस दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट का मेन मकसद ये है कि ये नेचुरल लैंग्वेज में हमारा इनपुट ले सके और आउटपुट दे सके। बच्चों आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर अभी भी नेचुरल नंबर में क्या बोले, नेचुरल नंबर में इनपुट और आउटपुट नहीं लेता है। ये हमारा जो कंप्यूटर है बाइनरी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट लेता है, ठीक है। एंड शुड बी कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि इसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होगी जो खुद से ही लर्न करेगा और सेल्फ यानी खुद से ऑर्गेनाइज भी करेगा। सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज टूडे सच एज वॉइस रिकॉग्निशन फ्रॉम पार्ट ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम सम ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताएं। सम ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि आप अपने फ़ोन में यूज़ करते होंगे गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं ना, बोलते हैं कि आप हेलो गूगल कॉल टू माय फ्रेंड, और उसका आप नाम बताते हैं तो आपका कॉल डायरेक्टली उस आदमी के पास लग जाता है। तो हमारा गूगल असिस्टेंट भी हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कुछ की फीचर के बारे में, ठीक है। हमारे किस जनरेशन में कौन कौन से की कंपोनेंट्स आए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको शॉर्ट में हमेशा याद रखेंगे। हमारे 4th जनरेशन के साथ क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था। 2nd जनरेशन में हमारा क्या आया था? बताइए बच्चों। हमारे 4th जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। मैं यहाँ पे लाइनिंग भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2nd जनरेशन के साथ आया था ट्रांजिस्टर। 3rd जनरेशन के साथ हमारा आया था इंटीग्रेटेड सर्किट। 4th जनरेशन के साथ हमारा आया था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI और VLSI, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 5th जनरेशन में हमारे साथ आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बच्चों यहाँ पे आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहीं पे आपका एंड हो रहा है, और इसके बाद हम लोग कल के अगले वीडियो के 3rd पार्ट में पढ़ेंगे लैंग्वेजेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारा कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को समझता है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, हमारे कंप्यूटर के कितने टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, कौन कौन से टाइप हमारा कंप्यूटर सपोर्ट करता है, और हमारा असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, मशीन लैंग्वेज, ये सब क्या होता है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, 4th जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग 5th जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग अगले वीडियो के यानी कि वीडियो के 3rd पार्ट में हम लोग समझेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। अभी के वीडियो के लिए थैंक यू।